ओके स्टूडेंट, द थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम एक आसान एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे दो बंदे आपस में कोई मुकाबला कर रहे हैं तो ज़ाहिर है दोनों बंदों की कोशिश होती है कि वो मुकाबला जीत ले। ठीक है। तो इस तरह जब दो एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो दोनों एटमों की कोशिश होती है कि इलेक्ट्रॉन पे वो कब्ज़ा करे। तो एक तरह से ये इलेक्ट्रॉनों पे कब्ज़े की कोशिश है। तो इसमें कुछ एटम इलेक्ट्रॉन कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। जो इलेक्ट्रॉन छीन लेता है उस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। अब कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कौन सा नहीं कर सकता। तो ये देख लें, हमारे पास एक मालिक्यूल है हाइड्रोजन का और Cl का, यानी HCl। तो HCl को मैं क्रॉस लिख रहा हूँ, Cl को, और हाइड्रोजन को डॉट लिख रहा हूँ जी। अब इसमें कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों एटम कोशिश कर रहे हैं इन दो इलेक्ट्रॉनों पे। हर एक कोशिश करता है कि ये इलेक्ट्रॉन में कब्ज़ा कर लूँ। ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास है एक प्रोटॉन, ये देखिए, और क्लोरीन के पास है 17 प्रोटॉन। तो ज़ाहिर है 17 प्रोटॉन का ज़ोर ज़्यादा होगा और एक प्रोटॉन का पावर इतना नहीं है। तो इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो हम कहेंगे क्लोरीन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर उसका ज़्यादा है, उसकी एबिलिटी ज़्यादा है। अच्छा, एक और चीज़, एक एटम एक मालिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है लेकिन किसी और मालिक्यूल में वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है। अगर हम अब एक मालिक्यूल में लिख लेता हूँ CH4, ये देखें। अब CH4 में क्या होता है, हाइड्रोजन है और कार्बन है, इनके बीच इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं। तो कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? सो लेट्स सी। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है, तो ज़ाहिर है कार्बन के प्रोटॉन ज़्यादा हैं। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ हम कार्बन को कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब आप देख लें, नोट करिए, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन हुआ। अब कार्बन का मुकाबला जब क्लोरीन से होता है CCl4 में, तो वहाँ क्या होता है कि अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो चलो देखते हैं कि दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन खींच लेगा। तो यहाँ 6 प्रोटॉन है और यहाँ 17 प्रोटॉन है, तो ज़ाहिर 17 प्रोटॉन का असर ज़्यादा होता है। तो इस केस में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव बना। अब देखें, वही कार्बन जो एक मालिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब दूसरे मालिक्यूल में वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बन रहा, कोई और एटम बन रहा है। तो इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम हर मालिक्यूल के अंदर देखते हैं कि जैसे डिफरेंट मैचेस होते हैं, एक टीम एक मैच जीत जाती हैं तो मे भी अगला मैच वो हार जाए, तो पहले मैच में वो विनर हैं, अगले मैच में वो लूज़र बने। तो इस तरह एटम एटम्स का आपस में मुकाबला होता है इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो इसमें से जो कामयाब होता है इलेक्ट्रॉन छीनने में, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ नाइट्रोजन का। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला चक्कर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से मालिक्यूल फिर पोलर नॉन पोलर बन जाते हैं। हाँ जी, एक और एग्जांपल है नाइट्रोजन का। हाँ, अब देख लें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब जब हम हाइड्रोजन नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो फिर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। ये देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव बना। इसको मैं इनसर्कल कर रहा हूँ। क्यों? इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें 7 प्रोटॉन है। लेकिन जब नाइट्रोजन का सामना ऑक्सीजन से होता है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव बना। ये देखें, अब मैं इसको इनसर्कल कर रहा हूँ। अब नाइट्रोजन बेचारा देखता रह गया, ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन ले होगा। तो मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक तरह से लड़ाई है, बस माइट इज़ राइट। जिसका पावर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ कर लेता है। सो दिस एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप देख लें कि जो पहला इसका ट्रेंड है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। मतलब ये है सेम पीरियड में, अगर दो एलिमेंट सेम पीरियड में हैं तो फिर इसमें से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तीनों सेम पीरियड में हैं। कौन से पीरियड में है? ये सेकंड पीरियड में है। तो इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका है 7, इसका है 8, इसका है 9। जी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। इस तरह थर्ड पीरियड में मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? तो एटॉमिक नंबर लिखें 15, 16, 17। तो जिसका वो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ठीक हो गया। तो ये तो पीरियड की बात हो गई। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर इन द सेम पीरियड। मतलब है कि जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव काउंट होगा। ठीक हो गया। हाँ जी, अब आ जाते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप में क्या होगा? ग्रुप में फिर जो एटम छोटा होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव काउंट होगा, क्योंकि बड़े एटम के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन अफोर्ड नहीं कर सकता। अब देखें, पहली वाली जो ट्रेंड है वो तो एक्सप्लेन हो गया है कि एटॉमिक नंबर विल डिसाइड इन अ गिवन पीरियड दैट विच एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप अगले वाले ट्रेंड को देख लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। मतलब है कि एटम जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होगी। यह ग्रुप में होता है। पहला वाला ट्रेंड आपने देखा कि ये देखें, अब ये सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं ये तीनों एटम, सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन। क्यों? तीनों में 3-3 शेल हैं। ये देखें, कंफर्म करें। ओके, अब इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जिसका प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है, ये तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव बना। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 3, सिलिकॉन की है 1.8 और सोडियम के है 0.9। तो आप देखें कि सोडियम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई। फर्स्ट क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है इन तीनों में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाईएस्ट हो गई। इसी तरह डाउन द ग्रुप अगर आप देख लें तो एटॉमिक साइज़ जिसका छोटा है फ्लोरीन, देखिए फ्लोरीन में कितने शेल हैं? 2, तो इसका साइज़ बहुत छोटा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 4। क्लोरीन में 3 शेल हैं, तो 3 शेल की वजह से उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, वो 3 पे आ गई। ब्रोमीन का एटॉमिक साइज़ और बड़ा हो गया। क्यों? देखिए उसमें कितने ज़्यादा शेल हो गए, 4, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो गए। तो मतलब उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन साइज़ भी बढ़ रहा है, एटम का शेल भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उल्टा कम हो रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज़ के साथ डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, एटम डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है साइज़ में, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। और यहाँ आप देख लें कि ये वाला ट्रायंगल के फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। हाँ जी, तो आपने क्या लिखना है पेपर में? बस आपने डेफिनेशन लिखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और पीरियड में क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा। इस तरह कुछ एग्जांपल, इस तरह ट्रेंड आप बुक से भी लिख सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक साइज जो बड़ा हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा एटम है और ये कि ये राइट पे भी है और टॉप पे भी है, तो राइट मोस्ट टॉप मोस्ट फ्लोरीन। फ्रेंसियम रिवर्स है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल बॉटम में है और लेफ़्ट में है, तो इसी वजह से उसका एटम बहुत बड़ा है। हाँ जी, अगेन आप इधर देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट की बात हो रही है। जो भी आप 2 एटम ले लेते हैं तो इसमें जो राइट पे होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। देखें, इन दोनों को देख लें, ये तो इसमें से कौन राइट पे हैं? ये लेफ़्ट हैं, ये राइट हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। अब आप इन दोनों को देख लें, अब आप इन दोनों को देख लें तो कौन सा राइट है? ये राइट में है, ये लेफ़्ट में है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। इस तरह इन दोनों को देख लें तो ये राइट में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस तरह ऊपर नीचे हम देख लें, हाँ इन दोनों को देख लें, इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जो राइट में है, तो ये वाला।
अच्छा, इन दोनों को देख लें, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो देखिए ये हैं। अगर इन दोनों को देख ले तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। अगर आप इन दोनों को देख ले तो फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इसी तरह टॉप टू बॉटम भी हम देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव काउंट होगा। ठीक है, इन दोनों को देख लें, इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इस तरह इन दोनों को देख लें, इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, यानी जो छोटा वाला होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इस तरह आपकी बुक में ये डेफिनेशन दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा, जो नोबल गैसेज हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट नहीं होती क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों में इंटरेस्ट नहीं लेते। ये कहते जी हमारे पास पूरे हैं। जो नॉन मेटल हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। जो मेटल्स हैं उनकी वैल्यूज़ कम हैं, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक हो गया। सो इट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसका ट्रेंड और उसका समझना कि ये असल में इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एटमों का मतलब है कि लड़ाई हो रही है एटमों के आपस में कि जी को मैं इलेक्ट्रॉन छीनूंगा, कौन इलेक्ट्रॉन छीनेगा। तो ये हर एटम कोशिश करता है कि मैं इलेक्ट्रॉन अपने कब्ज़े में ले लूँ। जी, नेक्स्ट टॉपिक जब हमारा है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो खुशी में वो एनर्जी रिलीज़ करता है। जैसे लोगों को कोई चीज़ मिल जाती है कीमती, तो वो फिर खुशी का इजहार करते हैं। तो इस तरह एटम एनर्जी रिलीज़ करता है, खुशी का इजहार करता है इलेक्ट्रॉन गेन करने पे, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये देखें। हाँ, देखिए अगर हम किसी एटम को एनर्जी देते हैं जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, तो एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा एनर्जी के बदले, तो एटम से पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। लेकिन जब हम किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, देखिए यहाँ एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है। जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होगी, तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखें, जो एनर्जी हम देते हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो एनर्जी एटम हमें देता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब जो एटम इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो वो एनर्जी रिलीज़ नहीं करता। तो अब आप बुक में इस टेबल को देख लें, जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉनों में इंटरेस्ट नहीं लेते, इसी वजह से वो ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉन लेने से। देखें इनकी वैल्यूज़ कम है। नोबल गैस तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, इनकारी है जी हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो है। देखें 0 0 0। और ये वाले एटम हैं, ये छोटे एटम हैं, तो अब देखिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा हैं। मतलब है एटम जितना छोटा होगा साइज़ में, इलेक्ट्रॉन लेने पे इतनी ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज़्यादा होगी। सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो ये नेगेटिव साइन रिलीज़ के लिए है। ठीक है, बस आपने डेफिनेशन लिखना है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, यूनिट किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। और ट्रेंड इसका बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ेगी। क्यों? एटम छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन पावर उसका बढ़ जाता है, और डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है, तो फिर एटम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनों में इंटरेस्ट नहीं लेता। लास्ट नॉट लीस्ट के जो मेटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ लीस्ट होती हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉनों में दिलचस्पी नहीं लेते। देखें ये आप देख लें। और जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉनों में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो ज़्यादा खुशी का इजहार करते हैं। तो अब आप ये देख लें कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ हाईएस्ट है। ठीक है जी, तो इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म हुआ।